उल्लासनगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मुकेश सारस्वत जी के सहयोग से और सोसाइटी के द्वारा यहाँ एक कैंप लगाया गया है। और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध और जाने माने डॉक्टर चेतन गुप्ता जी। ये एमडी मेडिसिन है, डायबिटिक में भी स्पेशलिस्ट हैं और पेट रोग विशेषज्ञ हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं वर्तमान परिस्थितियों में डायबिटीज़ के पेशेंट किस तरीके से बढ़ रहे हैं और क्या करना चाहिए कि लोग डायबिटिक ना हों। डॉक्टर साहब नमस्कार, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब बताएं, इस समय वर्तमान समय में डायबिटीज़ का हम जैसा कि हम देख रहे हैं लोगों में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्या करना चाहिए उन्हें कि वो डायबिटिक ना हो और क्या कारण होते हैं कि लोग डायबिटिक हो जाते हैं। थैंक यू। अच्छा सवाल है ये आपका। सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है डायबिटीज़ होने की वो है हमारी लाइफस्टाइल और खान पान। हम लोगों ने एक्सरसाइज को लगभग त्याग सा दिया है। योग के बारे में सब बातें करते हैं, योगा डे पे सब एक दिन योगा कर लेते हैं और बाकी दिन भूल जाते हैं। और अब दिन भर खान पीन का जो स्वभाव है लोगों का वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वॉकिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, फिज़िकल गेम बिल्कुल बंद हो गए हैं। बच्चों के अंदर ही मोटापा इतना ज़्यादा आता जा रहा है उनके खान पीन की वजह से या फ़ोन पे गेम खेलने की वजह से। तो वो आगे चल के डायबिटीज़ देखने को मिल रही है। क्योंकि डायबिटीज़ का जो सबसे बड़ी बात है, डायबिटीज़ के बारे में लोगों को पता नहीं है। किसी भी डायबिटिक पेशेंट से पूछो कि आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या पता है, तो वो बोलते हैं डायबिटीज़ है। उनसे अगर पूछो क्या होता है डायबिटीज़ में, तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि जी हमें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है क्या होता है। तो डायबिटीज़ बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है। ये एक कह सकते हैं कि स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। अगर शरीर के अंदर डायबिटीज़ किसी को है तो वो बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर जगह आपको नुकसान पहुंचाएगी। हर शरीर के हर अंग को गलाना शुरू कर देती है। हम दवाई भी देते हैं तब भी उसका इफ़ेक्ट डायबिटीज़ का बॉडी पे बना रहता है। हम बस उस इफ़ेक्ट को प्रोलॉन्ग करते हैं ताकि जो डायबिटीज़ के इफ़ेक्ट हैं वो थोड़ी एज देर से आएँ। अगर जैसे कोई किसी को डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट मतलब जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं 50-60 की साल की उम्र के बजाय 80-90 में आए, तब तक काफ़ी कुछ ज़िंदगी जी ली जाती है। तो शुगर कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा मानना है कि हम सब लोगों को ही मीठा छोड़ देना चाहिए, मीठा कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि मीठे से ही मोटापा बढ़ता है, मीठे से ही शरीर में ब्लोटिंग आती है, मीठे से ही डायबिटीज़ बढ़ती है। तो क्योंकि मीठा बहुत ही नुकसानदायक है, तो मीठा ही छोड़ना बहुत ही उपयोग रहेगा, ज़रूरी रहेगा। डॉक्टर साहब प्रायः कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत से लोग जो ये सब कुछ करते हुए भी डायबिटीज़ की चपेट में आ जाते हैं, वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो वो क्या कारण रहे होते हैं कि वो ठीक हैं? फिर सुना है जेनेटिक करेक्टर भी कुछ इसमें अपना रोल प्ले करता है, तो आप बताएं। बिल्कुल, डायबिटीज़ बहुत ही जेनेटिक संबंधी बीमारी है। घर में अगर किसी के भी आपकी मदर फैमिली या फादर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज़ हो। इसी कारण से जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है, उनको बहुत ही स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है अपने अंदर, अपने खान-पीन को लेकर, अपने आहार व्यवहार को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी बॉडी मोटापे को लेकर, ताकि अगर उनके बॉडी में डायबिटीज़ आती भी है, तो उसका जो वो दिखे वो थोड़ी लेट एज में दिखे। कई बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ फैमिली में चल रही है और जो भी लड़के लड़की हैं वो अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और 28-30 साल में उनके अंदर डायबिटीज़ आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि बॉडी जेनेटिक्स तो उनका ऐसा है ही, बाकी उनका आहार विहार और कमी पूरी की सारी कर देता है। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के विचार करके ज़रूरत है, और अगर फैमिली में बैकग्राउंड में अगर चीज़ें चल रही हैं तो और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इस बारे में। क्योंकि हिंदुस्तान आज की डेट में डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। डायबिटिक होने के बाद आदमी किडनी, हार्ट, ब्रेन डिसीज़ बहुत तेज़ी से आगे फुल्लतित होती हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। तो उसके लिए बहुत ध्यान रखने की हमें बहुत ज़रूरत है। खाने पीने का भी कोई विशेष ध्यान रखना होगा। खाने पीने का ध्यान हर किसी को रखना होगा, चाहे वो डायबिटिक हो, नॉन डायबिटिक हो, चाहे कोई भी हो। हमें जो क्योंकि हमारी कंट्री मैक्सिमम वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, वेजिटेरियन डाइट का ही हमें साथ ले रखना होगा। दूध पीना होगा, दही खाना होगा, और फल फ्रूट्स लेने होंगे, हरी सब्जियां लेनी होंगी, है ना। जो हम बिल्कुल रोटी सब्जी जो होती है, जो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं आजकल चीज़ें, उसको देखना होगा। और जैसे बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, तो कई बार ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि पलोतन ना निकाल के बिना ही उल्टी खाई जाए तो अच्छा पेट साफ़ होता है। या जितने भी माता बहनें हैं वो घर के अंदर लोहे की कढ़ाई का उपयोग करें। लोहे की कढ़ाई के कारण काफ़ी हद तक खून की जो दिक्कतें हैं वो कम हो गई है। एल्युमिनियम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए।
डॉक्टर साहब, आज के समय में प्राय ये देखा जाता है कि पेट संबंधी भी विकार लोगों में बहुत है, और आप चूंकि देखते हैं सुबह से शाम तक, तो किस तरीके के पेशेंट्स आ रहे हैं और वो इस बीमारी से बच सके, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस बारे में दो बात कहना चाहूँगा। एक पेट संबंधी बीमारी, एक पेट संबंधी बीमारी की दवाइयाँ। पेट संबंधी बीमारी जो है हर किसी को लगभग ये दिक्कत आती है कि एसिडिटी बहुत बढ़ना, या पेट खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, या पेट साफ़ ना होना, या बार बार साफ़ पेट होना, या फिर हाथ छीने में जलन होना। ये सब दिक्कतें होती हैं पेट संबंधी चीज़ों के लेकर। तो हमने कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों की कंप्लेन ये होती है कि खाना खाते हैं तो उनको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है या फिर स्टूल जाना पड़ता है। इसके लिए पानी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जब भी घर में पानी की सप्लाई जो भी है उसको उबाल के ठंडा करके पीने का करें तो काफ़ी हद तक आपकी पेट के विकार कम हो जाएंगे। पानी अत्यधिक पिएं, वो बहुत ज़रूरी है। मिर्च कम, मसाला खाएं, ज़्यादा ज़्यादा तीखा, ज़्यादा ऑयली ना खाएं। खाना खा के तुरंत सोएं ना, है ना, वो नहीं होना चाहिए। आप क्या होता है कई बार खाना खाते तुरंत सो जाते हैं तो बेकार बन जाता है, पेट फूलने लग जाता है। और बाकी वॉकिंग करनी स्टार्ट करें। रात को 8-9 बजे के बाद कुछ ज़्यादा खाएं ना। कई बार क्या होता है दुकानदार जो होते हैं वो दुकान से रात 10 बजे आते हैं और खाना खा के सो जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं पेट में दिक्कत आ रही है। वो तो आएगी, ऑब्वियस वाली बात है। अगर आप 7 बजे 8 बजे खाने लगोगे तो आपको दिन में 3-4 घंटे टाइम मिल जाता है पानी पीने का या फिर घूमने का, तो वो अपने भी उन्हें फ़र्क पड़ जाता है। एक बात ये रही इस पेट को। दूसरी बात है पेट संबंधी बीमारी, पेट संबंधी दवाइयाँ। क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे चीज़ें हो गई हैं कि वो गैस का कैप्सूल, ऐसे बोलते हैं गैस का कैप्सूल हम रोज़ एक खा लेते हैं तो उससे हमें गैस नहीं बनती। जो गैस का कैप्सूल है वो रोज़ खाने की दवाई नहीं है, वो जब ज़रूरत हो तब खाने की दवाई है। लोग 3-3 साल तक उसको खा रहे हैं, उससे क्या खाली पेट खाते हैं, उसके कारण से क्या होता है वो जाता है, वो पेट की जितनी भी एसिड की मात्रा होती है या फिर जैसे बोलते हैं पचाव ना होने के कारण जितना भी जो बोलते हैं पेट की अग्नि से ही खाना पचता है। पेट की अग्नि को ही वो कैप्सूल ख़त्म कर देता है। अगर वो ख़त्म कर देगा तो जो भी हम खाएंगे वो कुछ भी पचेगा, जो कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उनको विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, और हद तक वो दवाइयाँ जो हैं वो किडनी को नुकसान भी करती हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है कि रोज़ सालों से एक कैसे कैप्सूल खाना शुरू कर देते हैं और इसको छोड़ना भी असंभव सा हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ेंगे तो तुरंत एसिडिटी और बढ़ने लग जाएगी। तो उसका तरीका होता है छोड़ने का, तो उसको छोड़ना स्टार्ट करिए और वो अवॉइड करिए दवाइयों को, जितना अवॉइड आप कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज यह कैंप में लगभग कितने लोगों ने लाभ लिया है आपसे? लगभग 100-150 मरीज आए हैं इस कैंप के थ्रू। हमने उनको कैलाश नगर की सोसाइटी ने इतना बढ़िया कैंप करवाया है, और हमारे चाचा जी मुकेश सारस्वत चाचा हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी इस चीज़ को लेकर, और बेज हेल्थ की तरफ से हम लोग बैठे हैं। तो हम लोग ज़्यादातर किस तरीके के पेशेंट्स यहाँ पाए गए? पेट संबंधी बीमारियां, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां बहुत आई हैं। और अब इस कैंप से ये फ़ायदा होता है कि उनमें अवेयरनेस पहुंच जाती है कि डॉक्टर के पास जाना उनके लिए ज़रूरी है। तो इस चीज़ का वो ख्याल रखें, और कुछ बीमारी हो अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपके लिए बैठे हैं और आपकी सुविधा के लिए ही बैठे हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चेतन गुप्ता जी, और उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी बहुत जनउपयोगी जानकारी आपको दी है। मैं समझता हूँ आप उनकी जानकारी से, उनकी सलाह से लाभ उठाएंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी का, विशेषकर मुकेश सारस्वत जी और उनके सहयोगियों का, जिन्होंने यहाँ इस तरीके के कैंप आयोजित किए। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिमल गुप्ता, और ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज यहाँ शिविर में किस तरीके से लोगों ने इनकी सेवा का लाभ लिया है, और शिशुओं के लिए ये उनको क्या सलाह देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। डॉक्टर साहब नमस्कार, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। आज यहाँ शिविर लगा हुआ है कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी और ब्रज हेल्थ केयर के तत्वाधान में, तो यहाँ किस तरीके से लोगों ने आपकी सेवा का लाभ लिया? अभी तो ज़्यादातर दस्त और उल्टी के पेशेंट हैं, साथ में बुखार के भी पेशेंट हैं, तो उसी तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। और उसमें एक सबसे जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि शरीर में पानी की कमी ना हो, तो जो ORS वाला घोल है वो समय से पीते रहें। बाकी तो मेडिसिन जो होती है वो हम प्रिस्क्राइब कर ही रहे हैं। और इतना ध्यान रखें कि वायरल फीवर है एक तरह का, तो उसमें कोई टाइम पीरियड होता है 3 दिन का, 4 दिन का, तो वो 3-4 दिन में अपने आप रिकवरी हो जाती है। तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, इस समय बच्चों में किस तरीके के रोग पाए जा रहे हैं और उनके खान पान के लिए माँ बाप को क्या करना चाहिए? ये रोग का तो मैंने अभी आपको बताया है कि दस्त और उल्टी और हल्का बुखार के लिए वही पेशेंट आ रहे हैं। खान पान में यही है कि थोड़ा हल्का खाना दें,
बाज़ार का तो बिल्कुल ना दें इस सीज़न में, हल्का खाना दें, ज़्यादा तेल चिकनाई मिर्च मसाले का खाना दें। और पूरा ओवरऑल जो है हाइड्रेशन यानी कि पानी की जो मात्रा है शरीर में उसको पूरा करके रखें। यानी लिक्विड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लें, जैसे आपका नारियल पानी हो गया, जूस हो गया, ओआरएस वाला पानी हो गया, लिक्विड डाइट चीज़ें ज़्यादा लें। डॉक्टर साहब, बच्चों में इस समय फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन सब के पीछे जो चार्म है, चाउमीन, बर्गर, ये सब, तो इनके खाने के क्या दुष्परिणाम है? क्या बच्चों को वो देना चाहिए या क्या देना चाहिए? क्या नहीं देना चाहिए और क्या देना चाहिए? नहीं, फास्ट फूड तो देखिए बिल्कुल हमारी तरफ से तो बिल्कुल नो नो है ना। फास्ट फूड का तो फ़ायदा तो कोई नहीं है। आप कोई कोई व्यक्ति हो मुझे बता दे भैया फास्ट फूड का ये फ़ायदा है, तो मेरी तरफ से तो 10,000 रुपये इनाम है उसको। क्या बात ठीक है ना, फास्ट फूड का कोई फ़ायदा नहीं है। है, वो रोकना चाहिए। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, बिल्कुल दे तो फ़ायदा ही नहीं है तो उस चीज़ को हमको लेके करना क्या है, नुकसान ही नुकसान है। ठीक है ना, तो फ़ायदा तो कोई नहीं है फास्ट फूड का। नुकसान ये है कि भैया वेट आपका गेन, बहुत जल्दी वेट गेन होता है, अनहेल्दी वेट गेन होता है। एक तो हेल्दी वेट गेन होता है कि उसमें आपका मसल मास बढ़ता है, उसमें जो है आपका जो बॉडी फैट है वो बढ़ता है। सबसे ख़राब चीज़ तो ये है। कोलेस्ट्रॉल भी आपका एक बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें जो आप खाएंगे उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका। तो आज आज जो ऑर्गेनाइजर हैं उन लोगों के लिए आप क्या शब्द कहना चाहेंगे? कुछ शब्द, दो शब्द। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है। और सिर्फ एक ही बार ना होकर के, मैं तो कहता हूँ 1 महीने में या हर 2 महीने में होना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर। आज हमारे साथ एक शख्सियत है, डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक मिश्रा जी, और ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता आर्मी हॉस्पिटल में रहने के बाद ये इस समय ब्रज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ब्रज हेल्थ केयर में और आरोग्य प्लस गोवर्धन चौराहे पे। आइए मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से और जानते हैं कि हड्डी के विषय में उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके के वो ऑपरेशंस करते हैं, किस तरीके की सर्जरी करते हैं, और आज कैलाश नगर में जो निःशुल्क शिविर लगा हुआ है यहाँ वो अपनी किस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, न्याय टीवी में आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा सा आप बताएं कि यहाँ किस तरीके का शिविर लगा हुआ है और यहाँ कितने अब तक पेशेंट्स यहाँ आपकी इस सेवा का लाभ ले चुके हैं? यहाँ पे आज एक मुफ्त शिविर लगा हुआ है जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन, डेंटल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपी, ये सारे विभाग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और निःशुल्क सेवाएं यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। इस निःशुल्क शिविर का पर्पस दो है, एक तो लोगों की सेवाएं करना, दूसरों लोगों को ये अवेयर कराना, लोगों को बताना कि ये सारी सुविधाएं अब उनके नज़दीक ब्रज हेल्थ केयर में वृंदावन में मौजूद है, अवेलेबल है। जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, मैं आर्थ्रोस्कोपी, जॉइंट रिप्लेसमेंट और ट्रॉमा सर्जरीज़ करता हूँ। आर्थ्रोस्कोपी आमतौर पे मथुरा वृंदावन में करने वाले कोई सर्जन नहीं हैं भी तो बहुत लिमिटेड केसेस होते हैं यहाँ पे। और ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें बिना किसी चीर फाड़ के छोटे छोटे दूरबीन जैसे होल बना के जॉइंट्स में लिगामेंट्स की सर्जरी की जाती है और बहुत कम समय में ये सर्जरी पूरी होती है और फंक्शनल रिजल्ट इसके बहुत अच्छे होते हैं। और ये सुविधा ना होने का कारण एक और है कि अवेयरनेस की कमी है। कई बार लोगों को लगता है कि कंधा निकल जाता है बार बार और ऐसा लगता है कि ये काम चल जाएगा, काम चल रहा है, बट ये सर्जरी बड़ी आसानी से आधे घंटे 40 मिनट में हो जाती है और कंधा निकलना पूरी तरह बंद हो जाता है। वैसे ही घुटने की कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें घुटने बार बार फंस जाते हैं, घुटने में लचक आता है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी आती है। कम उम्र में भी ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं जिनको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं। उसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट, इन उन पेशेंट्स को जिनमें जॉइंट जिनके टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत दर्द होता है, डेली एक्टिविटी में बहुत परेशानी आ रही है, बिना सपोर्ट के चल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी सर्जरी मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरी कर दी जाती है। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है और इसके भी रिज़ल्ट बड़े अच्छे हैं। लोग आराम से उसके बाद सीधे गेट के साथ बिना डिफॉर्मिटी के, बिना पेन के लाइफ बिता सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो रूरल पार्ट है इंडिया का, उसमें अवेयरनेस ना होने की वजह से भी और फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होने की वजह से ये सर्विसेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं या लोगों को पता नहीं है, इसलिए इसकी सुविधा वो उठा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज यहाँ कितने लोगों ने आपकी सेवा का लाभ लिया है? कितने पेशेंट्स आए हैं? आज इस कैंप में लगभग 50-60 से ऊपर ही पेशेंट्स आए होंगे। एग्जैक्ट काउंटिंग अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, बट 50-60 से ऊपर पेशेंट यहाँ पे आए। क्या पाया आपने उन लोगों में? उन लोगों में जो, जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, मेरे विभाग से रिलेटेड
2-3 पेशेंट ऐसे थे जिनको लिगामेंट्स की परेशानी है, बट वो अभी तक इलाज ये सोच के नहीं करा पा रहे थे कि ये नॉर्मल है, ऐसे चलता है और थोड़ा बहुत इस तकलीफ़ के साथ हम लोग रह लेंगे। वैसे ही एक और माता जी आई थी जिनका हाथ 1 महीने पहले टूटा था, बट वो कॉस्ट की वजह से सर्जरी नहीं करा पाई थी, कहीं उन्होंने दिखाया था। तो उनको भी हमने आश्वासन दिया कि हम उनकी इलाज सस्ते से सस्ते में, जितने सस्ते में हो सके, पूरी करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में ये देखा गया है कि बच्चे फास्ट फूड और ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, इसकी तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है और उनके शरीर में कुछ विसंगतियां इस कारण से भी होती हैं। तो आपका क्या सुझाव है उन लोगों के लिए, या किस तरीके का खान पान आज के समय में लोगों को रखना चाहिए ताकि उनको हड्डी संबंधी विकार जो है वो कम से कम हो सकें और उन्हें रोका जा सके? कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी भारतीय परंपरा में जो नॉर्मल मिक्स डाइट होता है, जिसमें चावल, दाल, सब्जी, ये सारी चीज़ें मिली रहती हैं, ये एक तरह से कंप्लीट डाइट होता है। इसमें सारे विटामिन, मिनरल सब कुछ सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में रहते हैं। बट आजकल ऐसा देखा जाता है कि छोटे बच्चे चिप्स, बर्गर, इन सब चीज़ों के पीछे ज़्यादा हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेसिफिकली कोल्ड ड्रिंक से बोन की डेंसिटी रिड्यूस होती है। सोडा मिक्स्ड जितने भी ड्रिंक्स होते हैं, वो आपके बोन की डेंसिटी को रिड्यूस करता है। वैसे ही अगर न्यूट्रिशियस डाइट बच्चा नहीं ले रहा है तो उसमें विटामिन की कमी, विटामिन खास करके विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन D3, इनकी कमी होती है, जिनकी वजह से एक रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जो बोन की डेंसिटी बचपन में रिड्यूस होने की वजह से या इर्रेगुलर फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में देखने को आजकल मिलती हैं, जो कि पहले नहीं पाई जाती थी। दूसरा ये भी है कि मोबाइल पे लगे रहने की वजह से इन बच्चों का इतना ज़्यादा टाइम बीतता है कि धूप, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से भी विटामिन D अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब बन नहीं पाता है और वो फंक्शन कर नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल के लाइफ स्टाइल के साथ एसोसिएटेड खामियां हैं, जिनको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसा जैसे घुटना रिप्लेसमेंट होता है, ये इस तरीके की सुविधाएं जहां आप हॉस्पिटल में कार्यरत हैं वहां है इस तरीके की व्यवस्था? हाँ, ये अपना रिप्लेसमेंट की सर्जरी। ठीक है, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, और जैसा कि आपने अभी देखा उन्होंने बताया, और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब नहीं देना है, क्या खाने को देना है ये देखा। बहुत उन्होंने हेल्थ से संबंधित जानकारी दी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आज कैलाश नगर में कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा यहाँ एक कैंप लगाया गया और इनके पार्टनर थे इसमें ब्रज हेल्थ केयर, और ब्रज हेल्थ केयर के प्रबंधक जी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ फ्री कैंप उनके द्वारा आयोजित किया गया और बहुत योग्य डॉक्टर्स की टीम ने यहाँ लोगों को एग्जामिन किया, उसका लाभ लिया। आइए मिलते हैं प्रबंधक जी से और जानते हैं कि इस तरीके के कैंप क्या हमेशा लगाए जाएंगे या ये पहली बार यहाँ लगाया गया है। प्रबंधक जी बताइए ज़रा। जी नमस्कार। ये हमारा पहला प्रयास नहीं है। कैंप तो हम लगाते रहे हैं और कैंप लगाते रहेंगे। जहाँ जहाँ लोग लाभान्वित होते हैं, गांव देहात से लेकर रिमोट एरिया, कहीं भी अगर ऐसी वैकेंसीज लगती हैं, मैं प्रधान जी को धन्यवाद कहूँगा इसके लिए कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिन्होंने हमें यहाँ अनुमति दिलवा करके और इस कैंप का आयोजन कराया। कैंप का आयोजन हम हर जगह करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं, बशर्ते हमें उससे जनता लाभान्वित हो और हमारे साथ में जो कोऑर्डिनेशन हो वो मिले, हमें सहयोग मिले उनका, जनता का। प्रधान जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ब्रज हेल्थ केयर का, जिन्होंने छोटे से आग्रह पर यहाँ कैलाश नगर में कैंप का आयोजन करा है। और आप योगेश देख रहे हैं कि यहाँ एक से एक योग्य चिकित्सक है, जिसका सभी यहाँ के आसपास के क्षेत्रवासी लाभ उठा रहे हैं। 100 से ज़्यादा पेशेंट सुबह से अभी तक आ चुके हैं और अनवरत ये प्रक्रिया जारी है। इसमें फिजिशियन थे, ऑर्थोपेडिक थे, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी आई हुई हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं और आपके नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो एक ही छत के नीचे इतनी सारी सुविधाएं यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिली है। इसके लिए मैं पुनः ब्रज हेल्थ केयर की पूरी टीम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी और कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष। वृंदावन से न्याय टीवी के लिए मैं योगेश शर्मा।